साईं आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप सब जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड के टॉप 5 क्वेश्चन चलते हैं। उसी टॉप 5 क्वेश्चन के अंतर्गत जो है ना, हमारी नई क्लास है, नई वीडियो है। तो आप वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए और लोगों तक शेयर कीजिए, है ना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि बहुत सारे बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं और वो इस क्लास को पसंद करते हैं। तो आपके होने और ना होने का सबूत जो है वो कमेंट होता है। आप कमेंट करके बताइए कि क्या चीज़ जो है आपको, है ना, बेहतर लगी है और आप कितनी प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। तो उत्तराखंड के टॉप 5 क्वेश्चन लेकर आए हम। और आज का पहला सवाल है अपना, देखिए आज का पहला सवाल है बेटा कि केदारनाथ में, देखिए केदारनाथ में जल आपदा, है ना, कब नहीं है, कब होगा, कब होगा, यानी कब आई। तो केदारनाथ में जल आपदा कब आई है? अप्रैल 2013 में, मई 2013 में, जून 2013 में और जुलाई 2013 में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैं चीज़ें आपको बताता हूँ कि चीज़ें क्या थी। ठीक, तो इसका सही आंसर पहले आप चूज कर लो। सही आंसर है जून 2013 में। जून 2013 में केदारनाथ में जल आपदा आई थी। तो केदारनाथ त्रासदी, केदारनाथ त्रासदी, केदारनाथ त्रासदी, इसको उत्तराखंड त्रासदी भी बोलते हैं, है ना। तो केदारनाथ त्रासदी या उत्तराखंड त्रासदी। उत्तराखंड में सामान्य प्राकृतिक आपदा कौन सी है, ये आपको कमेंट करके बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बाढ़ है, भूस्खलन है ना, जल प्रलय है, या इनमें से कोई नहीं। आपके होने का सबूत, आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं, इस बात का सबूत आपके जवाब हैं जो आप कमेंट करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है आज का जो आपसे मैं पूछ रहा हूं कि उत्तराखंड में सामान्यतः आने वाली प्राकृतिक आपदा है ना, सामान्य रूप से आने वाली प्राकृतिक आपदा है। 4 ऑप्शन है, भूस्खलन है, बाढ़ है ना, या जंगल की आग है। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं है। भूस्खलन, बाढ़, जंगल की आग, या इनमें से कोई नहीं। ये है ना 4 विकल्प हैं, इनमें से आपको बताना है कि सामान्य प्राकृतिक आपदा उत्तराखंड की कौन सी है। ठीक, तो केदारनाथ त्रासदी, केदारनाथ त्रासदी कब आई थी, तो है ना, ये किस राज्य में हुई? अगर राज्य आपसे पूछे तो राज्य हो जाएगा भैया उत्तराखंड। हालांकि इस त्रासदी से पूरा उत्तराखंड प्रभावित हुआ था, लेकिन हम चूंकि केदारनाथ की बात कर रहे हैं, अगर हम केवल केदारनाथ की बात करें, केवल केदारनाथ की, तो किस जिले में ये प्राकृतिक आपदा आई, केदारनाथ आपदा, तो वो जिला है अपना रुद्रप्रयाग। कहाँ? रुद्रप्रयाग में। ठीक, तीसरा सवाल हमारा बनता ये है कि केदारनाथ त्रासदी जो है ना, उत्तराखंड में तो आई थी, रुद्रप्रयाग में तो आई थी, लेकिन किस नदी में बाढ़ आई थी? तो नदी मंदाकिनी, है ना। और ये भी कमेंट करके मुझे बताना है कि मंदाकिनी नदी किसकी सहायक नदी है। कमेंट करके आप बताइए और ये बताइए कि मंदाकिनी नदी जो है वो किस नदी की सहायक नदी है ना। मंदाकिनी किस नदी की सहायक नदी है, ये आपको बताना है, कमेंट करके बताना है। ठीक, तो मंदाकिनी नदी हो जाएगी। ठीक है, हाँ, किस ताल से शुरू हुई थी त्रासदी, तो ताल कौन सा था? तो चोराबाड़ी ताल, चोराबाड़ी ताल, इसी को हम बोलते हैं गांधी सरोवर, गांधी सरोवर, इसी को हम बोलते हैं, है ना, शरावती ताल। गांधी सरोवर इसलिए कह रहे हैं कि उत्तराखंड में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन जो हुआ था वो इसी सरोवर में हुआ था, है ना। महात्मा गांधी
की, है ना, अस्थि विसर्जन महात्मा गांधी की अस्थियों का जो विसर्जन था वो इसी ताल में हुआ था, इसलिए इसको बोलते हैं हम चोराबाड़ी ताल या गांधी सरोवर, है ना। केदारनाथ त्रासदी किस ताल से शुरू हुई? तो चोराबाड़ी ताल। केदारनाथ त्रासदी किस नदी से में हुई? तो मंदाकिनी, है ना। केदारनाथ त्रासदी किस जिले में हुई? तो जिला हो जाएगा रुद्रप्रयाग। केदारनाथ त्रासदी किस राज्य में हुई? तो वो राज्य हो जाएगा उत्तराखंड। 4 सवाल हो गए। 5वां सवाल है कि एक ग्लेशियर टूटा था मंदाकिनी में, है ना। चोराबाड़ी ताल में जो ग्लेशियर टूटा था, अगर ग्लेशियर का नाम पूछने लगे तो जो ग्लेशियर है वो ग्लेशियर भी है, उसका नाम भी चोराबाड़ी ग्लेशियर है, ठीक है, चोराबाड़ी ग्लेशियर, ठीक। सबसे बेहतर सवाल, ये घटना कब घटी थी, उसका समय क्या था? तो समय है ना, जून 2013 को ये घटना घटी थी, है ना। टाइम पूछने लगे तो 17 जून 2013, 16-17 जून 2013 को ये घटना घटी थी। इसलिए इस सवाल को याद रखें, उत्तराखंड की सबसे बड़ी त्रासदी माना गया इसको, इसलिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश पीसीएस में सवाल आया था कि केदारनाथ त्रासदी जो थी वो किस ताल से शुरू हुई थी, तो ताल पूछा था चोराबाड़ी ताल, है ना। ये उसी को हम बोलते हैं गांधी सरोवर के नाम से, ठीक। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत बेहतर है, ठीक। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा अपना सवाल है आज का, चलिए, हाँ जी, दूसरा सवाल है हमारा कि दूसरे सवाल में कह रहे हैं, देखिए, कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना निम्न में से किसने की? विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना निम्न में से किसने की, है ना। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजीव राम, दूसरा है डॉक्टर वीके जैन, तीसरा है बोसी सेन और चौथा नाम लिखा गया है डॉक्टर एसआर कश्यप। तो सही आंसर है डॉक्टर बोसी सेन के द्वारा, डॉक्टर बोसी सेन के द्वारा, है ना, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई। हम बात कर रहे हैं विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, ठीक है, अनुसंधान केंद्र। इसको शॉर्टकट में बोला जाता है BPKA। विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान बोल देते हैं, चलो एस, है ना, विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान कह दो, विवेकानंद कृषि, है ना, अनुसंधान संस्थान, ठीक है। ये इसका शॉर्टकट नाम हो जाएगा BPKAS। बी से विवेकानंद, पी से पर्वतीय, के से कृषि, ए से अनुसंधान, एस से संस्थान, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? बहुत शानदार सवाल है, वो पूछ लेगा आपसे पूछ लेगा कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी बेटा, इसकी स्थापना हुई थी, है ना, 1924 में। कब हुई थी? 1924 में। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में, कलकत्ता में हुई थी। अगर वो आपसे ऐसा पूछ ले कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ हुई, तो आपका जवाब होगा कलकत्ता, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके जो संस्थापक थे, ये भी सवाल पूछा जाता और देखो पूछा गया है, इसके संस्थापक थे डॉक्टर बोसी सेन। डॉक्टर बोसी सेन संस्थापक थे किसके? विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के संस्थापक डॉक्टर बोसी सेन। खूब एग्जाम में सवाल उत्तराखंड में पूछा गया। ये अगला सवाल ये है कि 1924 के बाद 1936 में इसे स्थानांतरित कर दिया गया। 1936 में, है ना, अल्मोड़ा में
अल्मोड़ा में स्थानांतरित, अल्मोड़ा में इसको स्थानांतरित कर दिया गया, इसे अल्मोड़ा में ले आए। अर्थात कलकत्ता से अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कब आया? तो 1936 में। 1936 में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को अल्मोड़ा में स्थानांतरित कर दिया। कलकत्ता से कहा? अल्मोड़ा में। तो अगला सवाल मैं आपसे पूछने लगूं कि बताओ विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? तो आपका जवाब होगा अल्मोड़ा में है। ठीक है। जब अल्मोड़ा में इसको स्थानांतरित किया गया तो इसका जो नाम रखा गया था वो नाम था विवेकानंद लेबोरेटरी। विवेकानंद लेबोरेटरी इसका नाम रखा गया। देखिए हुआ क्या, 1 अक्टूबर 1974 में इसका जो नाम था विवेकानंद लेबोरेटरी, है ना, इस नाम को समाप्त करके नया नाम दे दिया गया विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये नाम दे दिया गया। कब? 1974 में। ठीक है। सवाल क्या बनेंगे? एक तो पूछेगा कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आप कहोगे उत्तराखंड में है और अल्मोड़ा में है। दूसरा, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के संस्थापक कौन है, तो डॉक्टर बोसी सेन। तीसरा सवाल है ना, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई, तो 1924 में। अगला सवाल, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ हुई, तो कहोगे कलकत्ता में। तो 4 सवाल बनते हैं। 4 सवालों को आप गांठ बांध लो और ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको मदद करेंगे, हेल्पफुल होंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अपना जो कि तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल अपना ये है ना, ये पिरान है, से नहीं है बेटा, ये है पिरान कलियर। ये है पिरान कलियर। पिरान कलियर स्थित है, कह रहे हैं हरिद्वार में, देहरादून में, रुड़की के नज़दीक है या रायबाला में है। पिरान कलियर कहाँ है? ठीक है, तो रुड़की के पास स्थित है पिरान कलियर, है ना। अब पिरान कलियर रुड़की के पास है। देखिए तो यहाँ से क्या क्या सवाल बन सकते हैं। पिरान कलियर, है ना, पिरान कलियर। पहली बात, पिरान कलियर किस राज्य में है ये आपसे पूछने लगेगा, तो हो जाएगा उत्तराखंड, है ना। दूसरा, उत्तराखंड के किस जिले में है, तो जिला हो जाएगा बेटा हरिद्वार। हरिद्वार जिले में पड़ता है। पिरान कलियर या कलियर शरीफ जिसको हम कहते हैं बेटा, वो किस जिले में है? हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में लगता है। ठीक है। तीसरा, पिरान कलियर, है ना, का स्थान कहाँ है? स्थान जो कलियर शरीफ के नाम से जाना जाता है, तो आप कह सकते हो रुड़की के पास। रुड़की के पास, है ना, रुड़की के पास में है पिरान कलियर या कलियर शरीफ, है ना। और अंतिम और बेहतर सवाल ये है कि ये मुस्लिम धर्मों का तीर्थ स्थल है। मुस्लिम धर्म का तीर्थ स्थल है पिरान कलियर। मुस्लिम धर्म का तीर्थ स्थल है पिरान कलियर। तो दरगाह किनकी है? पिरान कलियर में किसकी दरगाह है? तो दरगाह है हजरत साबिर पाक, हजरत साबिर ए पाक, है ना, साबिर साहब की दरगाह है ये। पिरान कलियर में जो दरगाह है वो किसकी है ना, तो वो दरगाह है साबिर साहब की दरगाह है, या हजरत
साबिर पाक की दरगाह है ना। पूरा नाम था, है ना, मखदूम अलाउद्दीन अली साबिर। उनका पूरा नाम क्या था? मखदूम अलाउद्दीन अली, है ना, साबिर। तो बस, है ना, साबिर पाक, हजरत साबिर ए पाक, है ना, हजरत साबिर ए पाक या हजरत साबिर ए पाक कलियरी, है ना, कहाँ के थे? वो कलियर शरीफ के थे, पिरान कलियर के थे। ठीक है, हाँ जी। और ये मुस्लिम धर्मों में जो क्या नाम है, जो मोइनुद्दीन चिश्ती ने, है ना, चिश्ती संप्रदाय चलाया था मुस्लिम धर्मों में, तो चिश्ती संप्रदाय से थे, चिश्ती संप्रदाय। तो मैंने आपको कितनी जानकारी दे दी, देखो मैंने आपको टोटल जानकारी दे दी, है ना। यहीं से सवाल यही पूछे जाएंगे कि बताओ पिरान कलियर जो है ना, पिरान कलियर जो है वो किस राज्य में है, या कलियर शरीफ, है ना, किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड के किस जिले में कलियर शरीफ है ना, पिरान कलियर है? तो आप कहोगे हरिद्वार में, है ना। हरिद्वार में कहाँ पिरान कलियर है? तो आप कहोगे रुड़की के पास है, रुड़की से जाते हैं पिरान कलियर के लिए, है ना। अच्छा, चूंकि ये मुस्लिम धर्म का तीर्थ स्थल है, मुस्लिम धर्म का तीर्थ स्थल है उत्तराखंड में पिरान कलियर, इसलिए एग्जाम में खूब आता है। मुस्लिम धर्म का तीर्थ स्थल है पिरान कलियर, है ना, इसलिए एग्जाम में खूब पूछा जाता है। तो दरगाह किनकी है? ये दरगाह है हजरत साबिर पाक, हजरत साबिर पाक की दरगाह है। कहाँ? पिरान कलियर में, है ना। चिश्ती संप्रदाय से संबंध रखते थे साबिर साहब। ठीक, तो चलिए 3 सवाल हो गए। टॉप 5 क्वेश्चन में हमारा चौथा सवाल है। हाँ जी, चौथा सवाल क्या है? देखिए, चौथा सवाल है बेटा, ये कह रहे हैं उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर्वतीय है? सॉरी, उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो पहला सवाल मेरा यह है कि हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, हम जो उत्तराखंड की बात कर रहे हैं और उसके क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है? उत्तराखंड का क्षेत्रफल, तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल, है ना, तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। ये जो उत्तराखंड का क्षेत्रफल है, ये भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो भारत का 1.69% है। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 1.69% क्षेत्रफल किसका भैया? तो वो उत्तराखंड का है। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में इसका कौन सा स्थान है? तो भारत में स्थान आता 18वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 18वां राज्य है ना। तो आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ये कमेंट करके आपको बताना मुझे, है ना। तो उत्तराखंड का नंबर कौन सा आता बेटा? 18वां नंबर आता। अच्छा, ये जो उत्तराखंड का टोटल एरिया है ना, 53,483 वर्ग किलोमीटर, इसमें 2 भाग हैं। उत्तराखंड को अगर आप देखोगे तो उत्तराखंड का एक हिस्सा पर्वतीय है, पर्वत ही ज्यादा हैं, है ना, तो पर्वतीय भाग है। और दूसरा हिस्सा आता है बेटा मैदानी भाग, थोड़ा सा हिस्सा मैदानी भाग, है ना। उधम सिंह नगर मैदान में आता, उधर थोड़ा हिस्सा हरिद्वार का मैदान में आता, कुछ देहरादून का मैदान में आता, तो मैदान कम है ना। तो उत्तराखंड का पर्वतीय भाग जो है, इस 53,483 वर्ग किलोमीटर में 46,035 वर्ग किलोमीटर एरिया, ये तो आता है बेटा पर्वतीय भाग कितना है? तो आप कहोगे, है ना, आप क्या कहोगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 46,035 वर्ग किलोमीटर एरिया जो है उत्तराखंड का वो पर्वतीय है।
है ना 46,000, 53,000 में से 46,000 पर्वत है, तो बाकी कितना बचा? तो बाकी बचा 7,448 है ना वर्ग किलोमीटर। ये एरिया जो है वो उत्तराखंड का मैदानी है। अब इससे हिसाब लगा लो आप कि मैदान जहां 7,000 किलोमीटर हैं, वहीं पर्वत जो है वो है ना, पर्वत जो है वो 46,000 किलोमीटर हैं। इसका मतलब पर्वत है ना, 7 के पहाड़ी को पढ़ोगे तो 7 छंग 42 और 7 सत्ते 49, लगभग 7 गुना पर्वत है। मैदानों की अपेक्षा उत्तराखंड में पर्वतीय भाग जो वो लगभग 7 गुना है। ठीक है, ये जो परसेंटेज अगर इसकी बनाते हैं तो इसकी परसेंटेज आती है बेटा है ना 86.03%। कैसे निकालनी है? अगर आपको परसेंटेज निकालनी हो कि कितने प्रतिशत हो गया, तो उत्तराखंड का पर्वतीय भाग ऊपर रखो, उत्तराखंड का टोटल क्षेत्रफल नीचे रखो 53,483 और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ये पर्वतीय भाग का प्रतिशत बन जाएगा 86.03 है ना, और लगभग 86.07 सॉरी, और लगभग ये वाला जो एरिया निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 13.93%। 13.93%। तो अपने सवाल पे आ जाओ। सवाल क्या है? उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो क्या 90% पर्वत है? नहीं जी, 90% पर्वत है ही नहीं, 86% है। बिल्कुल करेक्ट है, यही आंसर भैया, यही लोग कर दो। तो 86% पर्वत है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन से अगर आप इतनी जानकारी रख लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर है, और यहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। चलते हैं, आखिरी सवाल है उत्तराखंड के टॉप 5 क्वेश्चन में। आखिरी सवाल है ना, उत्तराखंड का टॉप 5 क्वेश्चन में हमारा जो आखिरी सवाल है वो कुछ इस प्रकार से है ना। ये मैत्री लिख दिया है, लेकिन मैत्री नहीं होता, ये मैती होता है। वैसे क्या होता है बेटा? मैती। चलिए, है ना, मैती आंदोलन के प्रणेता हैं। तो मैती आंदोलन के प्रणेता कौन है? कल्याण सिंह रावत, जगत सिंह चौधरी, सुंदरलाल बहुगुणा या गोरा देवी। तो देखिए, मैती आंदोलन के प्रणेता कौन है भैया? वो है कल्याण सिंह रावत। ठीक है, तो हम कुछ बातें करेंगे कल्याण सिंह रावत के बारे में। देखिए, कल्याण सिंह रावत जो थे, उनका जो जन्म है ना, कहा जाता है कि 1953 में उनका जन्म हुआ है डिस्ट्रिक्ट चमोली में। तो कल्याण सिंह रावत का जन्म हुआ है चमोली में 1953 में। देखिए, कल्याण सिंह रावत जो है वो एक अध्यापक हैं, और अध्यापक थे वो जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, या हैं जीव विज्ञान के प्रोफेसर, जीव विज्ञान के प्रवक्ता रहे हैं, और या हैं वो। और चमोली में एक इंटर कॉलेज है जिसका नाम है ग्वालदम राजकीय इंटर कॉलेज। ग्वालदम राजकीय इंटर कॉलेज है ना, चमोली में है ये भी, है ना। कल्याण सिंह रावत समाज सेवी रहे हैं, पर्यावरण से जुड़े हुए रहे हैं। तो कल्याण सिंह रावत का संबंध अगर देख लिया जाए, है ना, संबंध किस चीज से है उनका? तो कल्याण सिंह रावत का संबंध है पर्यावरण से, है ना। बायोलॉजी के प्रोफेसर जो एनवायरनमेंट को जो ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, एनवायरनमेंट के लिए नए नए मिशन चलाते हैं वो। ठीक है, देखिए, कल्याण सिंह रावत ने एक संस्था बनाई थी। कल्याण सिंह रावत की एक संस्था थी, है ना, जिसका नाम था, संस्था का नाम था हिमालय वन्यजीव, हिमालय वन्यजीव संस्थान। हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना चमोली में किसके द्वारा हुई? कल्याण सिंह रावत के द्वारा हुई। और कब हुई? तो 1974 में। ये संस्था भी याद रख लो बेटा,
किससे संबंध है उनका ये भी याद रख लो, किस जिले से रिलेटेड हैं, चमोली से, ये भी याद रख लो आप, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, और वो चर्चाओं में तब आए जब उन्होंने एक मूवमेंट चलाया जिसका नाम था मैती आंदोलन। मैती आंदोलन, देखिए एक शब्द होता मैथ, मैथ का मतलब होता मायका, और इसमें ई लगा दें तो बन जाएगा मैती, मायके वाले, मायके वाले, है ना। ये जो मैती आंदोलन था, ये मैती आंदोलन शुरू हुआ 1994 में। मैती आंदोलन किस स्थान से शुरू हुआ, तो चमोली में, जिला चमोली में, और मैती आंदोलन के संस्थापक हैं, है ना, उनका नाम है कल्याण सिंह रावत। कल्याण सिंह रावत। अब क्या था देखो, मैं आपको बता दूं, वैसे उत्तराखंड के जो बच्चे होंगे उन्हें इस मूवमेंट के बारे में पहले से ज़्यादा पता होगा। क्या होता है, तुमने देखा होगा कि सरकारें क्या करती हैं, जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है ना, गवर्नमेंट क्या करती है, इन्वायरमेंट को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट प्रयास करती है। अब देखो होता क्या है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो पर्यावरण को जानने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि धरातल के 1/3% भाग पर, या 1/3 भाग पर वनों का होना जरूरी है इस इन्वायरमेंट के लिए, है ना। 1/3 भाग पर, टोटल भूमि के 1/3 भाग पर वनों का होना जरूरी है, 1/3 भाग पर वन होने अनिवार्य हैं, है ना। लेकिन धीरे धीरे इंसान ने वनों को समाप्त कर दिया, वनों को काट दिया, ठीक है भाई। पृथ्वी तो ये कहती है कि वन काटिए आप खूब, लेकिन लगाइए भी। अगर आप काटते हैं पौधों को या वृक्षों को तो उनके स्थान पर पौधे लगाओ आप, लेकिन हम लगातार पेड़ काट तो रहे हैं लेकिन पौधे लगा नहीं रहे, जिससे वन प्रतिशत जो है वो लगातार कम होता चला जा रहा है। तो सरकारों ने मुहिम चलानी शुरू कर दी, है ना। गवर्नमेंट ने कहा, जैसे आप सब जानते हो उत्तर प्रदेश ने कहा कि हम इतने करोड़ पौधे लगाएंगे, है ना, और स्टेट ने कहा हम भी इतने करोड़ पौधे लगाएंगे। ये सरकारें जो होती हैं कागजों में पेड़ लगाती हैं, और कागजों में कभी पेड़ नहीं लगते बेटा, पेड़ हमेशा मिट्टी में लगते हैं। आपने देखा होगा, इन्होंने पौधे लगा दिए, है ना, इन्होंने टारगेट रखा कि हम 1 करोड़ पौधे लगाएंगे। अब 1 करोड़ पौधे लगा दिए, अगले साल को जाकर देखोगे तो पौधे खत्म, कोई बकरी खा गई, कोई सूख गया, क्योंकि उनकी केयर नहीं करते। कल्याण सिंह रावत ने कहा कि अगर इस इन्वायरमेंट को बचाना है, इस इन्वायरमेंट को बचाना है तो लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ दीजिए, लोगों को इन्वायरमेंट के लिए भावनात्मक रूप से जोड़ दीजिए। भावनात्मक का मतलब होता है कि आपका इन्वायरमेंट से एक रिलेशन बन जाए, एक रिश्ता बन जाए, है ना, एक रिश्ता बन जाए। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने मुहिम चलाई कि अगर किसी लड़की की शादी होती है ना, चमोली जनपद में अगर किसी लड़की की शादी होती है, अगर किसी लड़की की शादी होती है, चमोली जनपद में अगर किसी, है ना, लड़की की शादी होती है तो लड़की और लड़का जिनकी मैरिज है, शादी है ना, लड़की और लड़का दोनों मिलने के बाद में लड़की अपने मायके में, है ना, एक फलदार वृक्ष लगाएगी, फलदार पौधा रोपित करेगी वो, है ना, फलदार पौधा रोपित करेगी वो। जब फलदार पौधा लगाएगी, जिस लड़की की शादी होगी वो लड़की और उसका जो दूल्हा है ना, दोनों मिलने के बाद में एक फलदार पौधे को रोपित करेंगे, फलदार पौधे को लगाएंगे। क्लियर होगी बात। अब चूंकि वो उनके रिश्ते में आ गया, शादी की निशानी बन गई, है ना, और उस पौधे की जिम्मेदारी या इसकी हिफाजत करने का काम मायके वालों का भी हो गया, है ना, क्योंकि वो मान लो उनकी बहन या बेटी की शादी में पौधा लगा है ना। किसी भेड़ बकरी की मजाल है जो उस पौधे को खा जा, है। अगर किसी भेड़ बकरी ने पौधा खा लिया तो आप समझ रहे होगे फिर उस भेड़ बकरी का क्या होगा, है ना। तो भावनात्मक रूप से रिश्तों में एनवायरनमेंट को बांधने का काम जो है वो कल्याण सिंह, है ना, रावत ने करा। इसलिए कल्याण सिंह रावत जाने गए मैती आंदोलन के लिए, ठीक है। तो मैती आंदोलन कब शुरू हुआ है, तो 1994 में। किसने शुरू करा है,
कल्याण सिंह रावत ने शुरू करा है। कहाँ से शुरू हुआ है? चमोली डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ है। तो बेटा इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी लेनी है, और मैंने जो आपसे सवाल पूछे हैं उन सवालों के जवाब आप कमेंट में लिख कर दीजिए और अपने होने का सबूत दीजिए कि भाई साहब आप मेहनत करते हैं, हम आपके साथ हैं, है ना। तो इसलिए एक कमेंट करिए, आप कम से कम एक कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आप जागरूक हैं, आप जाग रहे हैं या नहीं जाग रहे। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मेरी क्लासों को देख रहे हैं और मुझसे पढ़ना चाहते हैं और मुझसे पढ़ना है, तो मुझे अपने होने का एहसास कराइए, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आपके आने वाले एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हैं। इसी उम्मीद के साथ में कि आपका भविष्य सुनहरा हो, है ना। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।